हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप लोग। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक और वीडियो जो कि है आपका स्ट्रक्चर के ही बारे में। तो इसमें चलते हैं, आपको बताते हैं कि आगे जो ये प्रोजेक्ट बना है इसका आउटलुक पहले देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसमें स्ट्रेंथ कैसे कैसे किया गया है। बताते कुछ हैं, हमेशा एक ही बात रिपीट करना पड़ता है हर एक सेशन में कि लोग अपने आप को ही ज़्यादा काबिल समझने लगते हैं। थोड़ा सा जान गए कि घर ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, कर लिए। मिस्त्री भी समझा देते, भैया हम 30 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, गलती नहीं होगा। तो देख लीजिए गलती कैसे नहीं हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ और वही गलती को बताएंगे कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं और ब्लंडर मिस्टेक भी करते हैं। तो चलिए देखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का जब स्टार्टिंग किया गया था तो बेस फाउंडेशन के साथ मैंने प्रॉपर डिजाइन और लेआउट के वर्क को अच्छे से इसमें निभाया था। अब बात कर लेते हैं कि गलती क्या हुई है। तो सबसे पहली गलती है शटरिंग का। हाँ, शटरिंग जो है आपको स्टील का जो चदरा आता है उससे बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे बीम हो या फिर छत हो, कंक्रीट जहाँ भी होगा वहाँ चदरा नहीं लगाना है। चदरा लगाने से क्या होगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट का जब होता है, यानी पानी पड़ने के बाद जब उसमें हीट एमिट करता है, क्योंकि 60% उसमें तो चूना है। आपको तो पता ही है CaCO3 कितना हार्मफुल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर रहेगा ज़्यादा मात्रा में तो चूना में पानी डालने के बाद वो जो रिएक्शन होता है तो आपको पता ही है कि गर्मी तो आएगा ही। तो सीमेंट पहले आपको ठंडा रहेगा, पानी डालने के बाद वो गर्म होने लगता है। इसीलिए हम लोग हमेशा कंक्रीटिंग करने के बाद कम से कम 7 दिन क्यूरिंग करते हैं, वो भी जूट का बोरा लगा के। जूट का बोरा लगा के हमें करने के कारण उसमें जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन है उसे डेड सेल होने से बचाएगा, यानी कि क्रैक्स नहीं आने देता है। इसीलिए पानी में हमेशा कंक्रीट को डूबा रहना चाहिए। पानी जब तक रहेगा तब तक कंक्रीट बचा रहेगा, मिनिमम 7 दिन तक। लेकिन जब भी हम चदरा यानी कि लोहे का जब शटरिंग डालते हैं तब उसमें क्या होगा कि आपका शटरिंग जब हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो लोहा का प्रॉपर्टी ही है कि वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने के बाद वो भी गर्म होगा। और जो मेटल है, मेटल में फेरस जो है वो हमेशा एक्सपेंड होने के साथ साथ हीट एमिट करने की भी प्रॉपर्टी उसमें होती है। तो ये हीट वो एवरी डायरेक्शन में करेगा, यानी कि बाहर भी करेगा अंदर भी करेगा। तो अंदर का जो भी आपके पास मॉइस्चर कंटेंट बचा है जो आपके RCC में, यानी एक तो पहली गलती है कि यहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा है, मतलब कि पानी की मात्रा ज़्यादा किया गया है। ब्लीडिंग होगा तो सेग्रीगेट कर देगा वो कंक्रीट आपका। तो उसके साथ ये भी गलती हुई। अब इसमें आगे का जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि 10 इंच बाय 12 इंच किए। 10 इंच बाय 12 इंच करने के बाद कहीं पे 8 इंची कहीं 9 इंची, मतलब अगर मान लीजिए आपका शटरिंग सही नहीं है, अगर चदरा डाले तो वो अपने शेप में ही डालेगा। अब उस शेप में ढालने के कारण आपका जो प्रॉपर्टी होना चाहिए बीम का वो उतना स्ट्रेंथ बियर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कभी भी आपका बीम टाई बीम और प्लिंथ बीम जिसे कहते हैं वो फेल करने के कगार पे आ जाएगा। वही फेल करने के कारण कभी देखते होंगे कि दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने का मेन कारण भी यही है। अगर क्रैक्स आएंगे तो कोई भी आप उसमें ट्रीटमेंट कर लीजिए, वैक्सीन डाल दीजिए, वो काम नहीं करने वाला। इसलिए आपको नीचे से ही, फाउंडेशन से ही आपको प्रॉपर्ली जानना पड़ेगा कि आपका काम कैसे और किस तरह से चल रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कि कंक्रीटिंग हो रही है। कंक्रीटिंग किससे कर रहे हैं?
तो एक टेपर छोटा सा रॉड लेके कर रहे हैं। अब वो रॉड आपको क्या अंदर में वाइब्रेशन के साथ नीचे में आपका वॉइड निकाल देगा? क्या ये आप गारंटी है? अगर नहीं है तो फिर आप क्यों ऐसा करवाते हैं? ये आपसे भी सवाल है, क्योंकि हर लोग जानते हैं कि भैया घर इसी तरह से बनता है, लेकिन गलती क्यों करना? 5,000 10,000 रुपया क्यों बचा के अपने घर को तोड़ने के कगार पे ले आते हैं? लोड बियरिंग घर में भी देखना होता है, ना कि जैसे चल रहा है ट्रेडिशनली रूप से आप कर दीजिए। तो ये गलती भी आप कर रहे हैं। देखिए सामने से कितनी बड़ी गलती है। वाइब्रेटर नहीं है, वाइब्रेटर नहीं है, अंदर का वॉइड नहीं निकलेगा। वॉइड नहीं निकलेगा तो फिर वॉइड रेशियो जब बढ़ेगा तब आपका अंदर में हनी कॉम्ब आएगा। हनी कॉम्ब आने के साथ आपका कंक्रीट बजरी कोई काम का नहीं है। वो तो उससे अच्छा आप जो है एक जो बांस का घर बनता है वो बना के रह लीजिए, इससे अच्छा सही रहेगा। वो मैंने बीच में आपको बताया था कि 10 बाय 12 इंच का मैंने बीम बनाया था। अब 10 इंच का बीम हमें क्यों क्रॉस सेक्शन लेना पड़ा? क्योंकि हमें 9 बाय 12 भी बना सकते थे। हाँ, बना सकते हैं, लेकिन इसका एक मुख्य कारण है कि क्रॉस सेक्शन हम हमेशा इजी अवेलेबल मटेरियल के साथ करते हैं। जहाँ पे मॉड्यूलर ब्रिक है वहाँ 9 इंच है, क्योंकि उसका साइज ही वही डिफाइंड है। वहीं अगर ट्रेडिशनल में आते हैं तो 10 इंच 10.25 इंच मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, वो अनडिफाइंड उसका शेप है। और उसके हिसाब से हमें मैक्सिमम 10 इंचेज एक अप्रोक्सीमेटली लेके चलना पड़ता है कि हाँ इससे ज़्यादा इसका हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग क्रॉस सेक्शन जब फाउंडेशन हो या पिलर हो या किसी भी चीज़ का हो, उसके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से सारा लोड डिजाइन किया जाता है। तो अगर कोई कहे कि नहीं इतना ही चलता है तो ऐसी बात नहीं है। क्रॉस सेक्शन हमेशा आपके वर्क अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है, आपके इजी मटेरियल के वजह से आपका जगह पे क्या है उस पर निर्भर करता है ये। तो हद तक मुझे पता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, अगर कोई क्वेरी है आपकी कि स्ट्रक्चर में इससे और बड़ी बड़ी गलतियां क्या करते हैं, तो नीचे कमेंट में बताइएगा, और हो सके तो एक फ़ोटो भी डाल दीजिएगा ताकि मैं उसे एनालाइज कर सकूं और आपको उसके बारे में अवगत करा सकूं। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में।